हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका चॉइस एजुकेशन यानी आपके प्यारे से चैनल में, जहां आपने कल बहुत सारा मज़ा किया था और जिसे हम बढ़ाने वाले हैं, मज़े को दुगना करने वाले हैं आज और फुल एनर्जी के साथ। कल का क्लास कैसा लगा था वो तो आपको पता ही होगा, यदि आपने कल क्लास किया था तो। हाँ, टाइम तो यही रहेगा, 10 बजे क्लास पर डे अपलोड किया जाएगा। आप लोग को टाइम निकाल के क्लास कर लेना है, ठीक है। आपको फ़ायदा होगा इससे। आप पूरा एक चैप्टर तो करके देखिए। मैं इसको ना 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि एक लेक्चर में कर दूंगा तो लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आपको देखना भी हार्ड हो जाएगा और समझना भी हार्ड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। कल जहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने पहले सेल के बारे में देखा, फिर सेल किन किन चीज़ों से बना है, फिर उसके बाद देखा नंबर कैसे निकालें सेल का। मोटा आदमी का सेल ज़्यादा होता है, पतले आदमी में सेल कम होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ वैसे सेल होते हैं जो अपने कलर नहीं, शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंचे थे डिस्कवरी ऑफ सेल में, जहां पे हम लोगों ने वो स्टोरी देखा था कि सेल का नाम सेल क्यों दिया गया और किन्होंने दिया था, ठीक है। तो ये बात वही की है 1665 ईस्वी की। रॉबर्ट हुक बाबा जो थे फिजिसिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का खोज किया था और माइक्रोस्कोप से सबसे पहली बार इन्होंने सेल का खोज किया था। यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए उसके जस्ट 9 साल बाद का यदि बात किया जाए, यानी 1665 से 75 नहीं 74, मतलब 10 साल से 1 साल पहले, 9 साल के बाद एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम लियोन हॉक था और ये वाकई बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। इनसे तो थोड़ा सा इन्होंने बेहतर माइक्रोस्कोप का खोज किया था। इन्होंने सबसे पहली बार यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने लेंसों को संयोजित करके, मतलब 2-3 लेंस का पावर 1 करके ना किसी चीज़ को ना, पता है इन्होंने बहुत ज़्यादा लगभग 400 गुना तक बड़ा करके इन्होंने इमेज को दिखाया था उस समय, ठीक है, सबसे पहली बार इनके ट्रायल में। तो मतलब पूछा यदि जाए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किन्होंने किया था तो वो लियोन हॉक साहब ने किया था। और सिंपल माइक्रोस्कोप जो बस माइक्रोस्कोप नाम का माइक्रोस्कोप था, बस 20 गुना लगभग बड़ा फोटो दिखता था उससे इमेज, जिसकी वजह से उन्होंने सेल को ना बस ऐसे देखा कि भाई गोल गोल सा कुछ मधुमक्खी का छत्ता है। चलिए तब लियोन हॉक साहब का बात आता है। जहाँ तक बात रहा लियोन हॉक लिखा हुआ है, हम हॉक कह रहे हैं तो अलग अलग, अब इंग्लिश में होता है लियोन हॉक, तो अब हिंदी में ऐसा ही लिखा हुआ होता है, बहुत सारे बुक में ऐसा होता है, कुछ में आधा लियोन हॉक ऐसे होता है, ठीक है। तो 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या देखा, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया था, इन्होंने क्या देखा कि जब एक नॉर्मली इन्होंने मिट्टी को उठाया था, जब मिट्टी में बहुत ज़्यादा जूम करके इन्होंने देखा था, अब समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा 100 गुना जूम तो बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ 400 गुना का बात चल रहा था। तो इन्होंने क्या देखा कि छोटे से ना इसमें इनको जीव दिखा, बहुत ही छोटा सा, जो हिल उसमें मूवमेंट था। तो इनको लगा, ये इन्होंने रॉबर्ट हुक बाबा ने बताया था कि भाई कोशिका होता है, कोशिका होता है, ये क्या है जो अकेले है और ये चल रहा है। तो उन्होंने सबसे पहली बार जीवाणु को उन्होंने देखा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप का खोज तो रॉबर्ट हुक साहब ने कर दिया, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज का श्रेय दिया जाता है लियोन हॉक साहब को। इन दोनों ने मिलकर माइक्रोस्कोप को बहुत आगे तक बढ़ाया था, खास करके इन्होंने, ठीक है। तो अब इन्होंने माइक्रोस्कोप में सबसे पहली बार जीवाणु और प्रोटोजोआ का जो खोज किया था वो भी लियोन हॉक साहब ने ही किया था। यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले कि जीवाणु या प्रोटोजोआ का खोज किन वैज्ञानिक ने किया है, तो उनके नाम में बेहिचक आप लियोन हॉक दीजिए। और ये ईस्वी था 1674, जैसा कि मैंने पहले बताया, 1665 के जस्ट 9 साल बाद। अब उसके बाद ना, पता है वैज्ञानिक लोगों का ये उस समय का ऐसा सिस्टम था कि भाई चलो थोड़ा सा खोज लिया, अब सो लेते हैं। अब बताइए 1674 के बाद ना 200 साल तक ही लोग सो गया बकलोलवा। अब 200 साल तक, मतलब अब सोचने वाली बात है। लियोन हॉक साहब के बाद कोई वैसा आया ही नहीं है। बोलिएगा इंडिया का कौन सा तुरम खाना बन गया, ये कर दिया कर दे भैया, समझिए ना 1600 ईस्वी का बात है। पानीपत का युद्ध भूल गया क्या? हम लोग गुलाम पड़े हुए थे मुगलों के बाद अंग्रेजों के, कहाँ से खोजते, पहले गुलामी से निकलने में तो हमको 47 लग गया, 47 नहीं 1947। तो अब इस खोज का तो बात ही छोड़ दो, खाने पे आफत था, खोज का तो बात दूर करा। तो देखिए 1674 के बाद 1831 ईस्वी पे डायरेक्ट चला गया। बोलिएगा तब तो इतना दिन में कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ होगा जिसके बारे में हम तो सेल के हिस्ट्री में कहीं कुछ नहीं देखते हैं। तो आगे चलिए देखते क्या है। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या बताया था कि देखिए भैया, सबसे छोटा छोटा ना गोल गोल होता है, बस कोशिका वही होता है। उनको नहीं पता था एक्चुअल में कोशिका के अंदर भी कुछ होता है, कोशिका किसी चीज से भी बनता है, कोशिका के अंदर भी कुछ होता है और अंदर में भी कुछ होता है। तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया था तो सबसे पहली बार 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन साहब जो थे, इन्होंने सेल पे ही अध्ययन करना शुरू किया। इन्होंने ये नहीं देखना शुरू किया कि छोटा सा, इन्होंने सोचा अरे भाई रॉबर्ट हुक आया, कोशिका खोज के चल गया, लियोन हॉक आया, वो ससुरा जीवाणु प्रोटोजोआ खोज दिया, अब हम क्या करें, हम तो ऐसे पगला के मर जाएंगे। देखो 200 साल से सब जिंदा हो रहा है, मर रहा है, अब हम भी इसमें चल जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। हम कोशिका में देखते हैं क्या देखा था रॉबर्ट हुक।
तो रॉबर्ट ब्राउन साहब, देखो रॉबर्ट हुक के बाद रॉबर्ट ब्राउन नाम तो मिलता जुलता चचरा भाई नहीं था। रॉबर्ट उधर के वैज्ञानिक में रॉबर्ट ऑटोमेटिक लग जाता है, जैसे हम लोग में श्री लग जाता है ना। चलिए, तो उन्होंने क्या देखा कि कोशिका के अंदर ना, जब बहुत बारीकी से देखा तो उनको कोशिका के अंदर भी कुछ दिखाई दिया। मतलब क्या, कैसे देखा होगा उन्होंने, कोशिका के अंदर दिखा उनको, बस मोटा सा गाढ़ा सा संरचना उनको दिखा कि भाई कोशिका जैसे कि मानते हैं बैलून, वाटर से भरा एक बैलून है, बैलून के अंदर में उसको लग रहा था कि कुछ तो है कड़ा सा चीज़। तो अब जैसे कि उनको लगा कि भाई इसके केंद्र में कुछ है, तो उसका नाम ही उन्होंने न्यूक्लियस दे दिया। यानी केंद्रक का जो खोज किया था वो महान वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 ईस्वी में किया था। ये याद रखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन के एग्जाम में तो भर के पूछते हैं, और आपके 9th के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है सेल के हिस्ट्री के बारे में, मैंने सारा का नाम लिख दिया जितना जरूरी वाला है, ठीक है ना। चलिए, बाकी पार्ट्स के जब ऑर्गन पे आएंगे कि भाई सेल का जो होता है कोशिकांग जो होगा, जब उसकी बात करेंगे तो उसका अलग अलग आएगा, वैज्ञानिक खोज करता, नाम धरता, है ना, खोज कोई और करता था, नाम कोई और धरता था, वो भी देखेंगे। तो चलिए, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या देखा कि केंद्रक मिल गया भाई कोशिका के अंदर, ये भी खुश हो गए, चलो भाई मुझे केंद्रक मिल गया, मुझे कुछ नहीं करना है। हद है यार, जब खोजना था शुरू किए थे आप, शुरू किए तो चलते रह जाते। तो नहीं भैया, इनको तो भाई अब हम खोज ना दिए, मेरा भी नाम बुक में हो गया, अब हमको क्या काम है। यही तो एकदम बेवकूफ़ वाली बात हो गई। नहीं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज करता है ना, ईंट पर नाच वाला सिस्टम, आपको बताएंगे वो वाला भी फॉर्मूला छोटा सा। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन का खोज जब करिए दिया था थॉमसन साहब ने, थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी खोज देता। नहीं, हम खोज दिए, थोड़ा सा वैभाविक कमाल है खोज के, हद्दे हो गया है ना। इसी तरह से देखिए, रॉबर्ट ब्राउन खोजा, फिर 7 साल तक कोई नहीं, सब सो गया। 7 साल तक रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे बोला ना, कोशिका के अंदर ना, कोशिका के अंदर देखो गोल सा गाढ़ा सा संरचना होता है जिसको हम केंद्रक कहते हैं, फिर सो गया 7 साल तक कोई नहीं जगा। 7 साल के बाद यानी 1838 ईस्वी का जब बात आया तो भयंकर सा बात हुआ। स्लाइडन और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक थे, ये पहली बार बायोलॉजिस्ट थे, कोई बायोलॉजी के वैज्ञानिक जो बायोलॉजी के बारे में बताते। वैसे इससे पहले सारे फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन हालांकि बायोलॉजी के भी बहुत ज़्यादा वो थे। तो अब देखिए, स्लाइडन और स्वान कौन था। स्लाइडन और ये स्वान मैंने कुत्ता नहीं होता है, ये संस्कृत वाला स्वान नहीं, ये वैज्ञानिक का नाम है, बहुत रिस्पेक्टेड वैज्ञानिक है। स्लाइडन और स्वान साहब ने क्या बताया, भयंकर बात बताया, पता है क्या। जैसे समोसा बनता है आलू से, है ना, हलवा बनता है गाजर से, मतलब सूजी से भी बनता है, उसी तरह ना हम बनते हैं कोशिका से। विचित्र बात बता दिया। इनका नाम देखो ना, एकदम बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्लाइडन स्वान। ये स्लाइडन और स्वान साहब जो थे ना, इन्होंने बस इतने बात बताया था कि हमारा जो निर्माण हुआ है ना, ये जंतु कोशिका से हुआ है, गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधे का निर्माण पादप कोशिका से हुआ है। तो बताइए, कौन बड़ा बात था, बड़ा बात है। उस समय सबको ये बात नहीं सोच रहा था, सबको सोच रहा था जैसा हमारा कोशिका होगा वैसे गाछों का कोशिका होगा, पेड़ पौधा का कोशिका होगा। लेकिन पहली बार स्लाइडन और स्वान, देखिए थोड़ा सा समझ जाइए, ये देखिए, ये स्लाइडन है, ये स्वान है, ठीक है ना। स्लाइडन स्वान जो था ना, ये जंतु कोशिका के वैज्ञानिक थे, और स्लाइडन जो थे ये वनस्पति यानी पादप कोशिका के, ये पादप कोशिका के वैज्ञानिक थे। स्लाइडन साहब ने क्या बताया कि देखिए भैया, ये जो है ना पादप शरीर, ये पादप कोशिका से बना है, और स्वान साहब ने बताया जंतु शरीर जंतु कोशिका से बना है। अब जब शरीर कोशिकाओं से बना है, इसलिए कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, स्लाइडन स्वान को। खास करके आपको स्लाइडन बुक में मिलता है, तो हालांकि थे दोनों, है ना, दोनों को श्रेय दिया जाता है। किसके लिए, कोशिका के सिद्धांत के लिए। चलिए, यहां तक का बात हो गया, 38-39 का बात हो गया, इनके बीच में इन्होंने ये काम किया था। अब 1839 पे आते हैं, मतलब 39 में तो ये हुआ ही था, 39 में एक और काम हुआ। एक पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े, मतलब ये बहुत भयंकर सा बात बताए थे, जो पता नहीं रॉबर्ट ब्राउन को काहे नहीं दिखा। देखिए, आपको भी दिख जाएगा, सोचिएगा। तो पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव का खोज किया। बोलिए, ये क्या बात हुआ। अब बताइए, रॉबर्ट हुक जो थे बोले कोशिका होता है, रॉबर्ट ब्राउन बोले उसमें केंद्रक होता है, और ये आए ना बोले कि देखिए इसके अंदर जो भरा होगा ना उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, जीव द्रव बोलेंगे। तो जब रॉबर्ट हुक तो भाई कोशिका खोज दिया, उसका कोई गलती नहीं था। रॉबर्ट ब्राउन जब आया तो सीधे उसमें घुसिए गया, इन्हें कोशिका के अंदर ही देख लेते हैं, अरे देख लेते बीच में क्या भरा हुआ है। अब कोशिका के अंदर जो भी चीज मटेरियल भरा होता है ना, उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। तो ये बात किन्होंने बताया, अलग वैज्ञानिक ने, क्योंकि उनका पता नहीं सर भारी हो रहा था कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा। अब वो आप लोग नहीं, चल जाइएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलिए, तो प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत देखिए, से प्रोटोप्लाज्म, से पुरकिंजे, है ना। पुरकिंजे बाबू ने क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म का सिद्धांत 1839 ईस्वी में। ये बस आज थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, थोड़ा सा हार्ड हो गया शुरू में ही, कोई डरना नहीं, हल्का सा चीज़ है, एक बार देखिए अंतिम में बोलेंगे आपको सारा याद होगा। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद विरचो चचा आए। ये देखिए अपने गाँव समाज से विरचो,
है ना, फर्चो, ये सब तो अपने इधर का नाम होता है। तो विरचो चाचा ने पहली बार हमें आके क्या बताया, इन्होंने भयंकर बात बताया। बोला जानते हो कोशिका का शादी कराए देते हैं। बोले सर यही बात बोला। बोला ऐसा बात नहीं है, देखिए हम लोगों में हमारी संख्या कैसे बढ़ती है, ऑब्वियसली बात है शादी करवाते हैं, बच्चे होते हैं, हम लोगों की संख्या बढ़ते जाती है। अब हाँ वो अलग बात है, जानवरों में शादी नहीं होती है। तो इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया, विरचो चाचा ने बताया देखिए भैया ये जो कोशिका है ना इसका शादी ब्याह नहीं कराना पड़ता है। ये जो कोशिका है ना बड़ा विचित्र जीव है। जैसे बड़ा होता है ना उसके अंदर जो केंद्रक बड़ा समझदार लोग है वो क्या करता है, वो अपने में बंटवारा कर लेता है, मतलब ऐसा हो जाता है और अगले स्टेप में ना ऐसा हो जाता है, मतलब अपने से तोड़ के दो को बना देता है। मतलब कोशिका का निर्माण के लिए ना कोशिका का शादी वादी नहीं कराना पड़ता, उसका निर्माण पहले से कोशिका जो होता है उसी से हो जाता है। जैसे ये चौक है, इसको तोड़ेंगे तो दो चौक का निर्माण हो जाएगा, मतलब चौक का निर्माण पहले से मौजूद चौक से हुआ। ये बात विरचो चाचा ने बताया था, मतलब ये वाकई मेहनत किए होंगे बैठ के कि चलो उसको देख रहे होंगे कि चलो भैया तुम बच्चा दो मैं देख रहा हूँ गंदी बात, ठीक है ना। तो विरचो चाचा ने क्या बताया, मतलब महान वैज्ञानिक विरचो साहब ने बताया 1855 ईस्वी में, इनका देखिए ईस्वी भी सुलझा हुआ है, 1855 ईस्वी है। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। यहाँ तक कोई हार तो मेरे ख्याल से नहीं था, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ये बाइक वाइक जाते रहता है तो क्या करें। तो 1855 ईस्वी में विरचो चाचा ने बताया कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 बच गया है। अब देखिए 55 के बाद आते हैं 1884 ईस्वी के पास, यानी लगभग 30 साल के बाद। स्ट्रासबर्गर नाम के एक वैज्ञानिक थे। स्ट्रासबर्गर, सर नाम सुना सुना लग रहा है, सॉस वाला बर्गर, अरे बर्गर नहीं है ये, स्ट्रासबर्गर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था। स्ट्रासबर्गर साहब ने क्या बताया था कि हमर गुण जो हमारे पप्पा वाला गुण हमरे में आ गया, हमारा गुण हमारे बच्चे में चला जाता है, मतलब पैतृक लक्षण जो होता है कि नहीं भैया किसी का पापा जो था ना वो थोड़े से हट्टे कट्टे थे तो बेटा भी थोड़ा हट्टा कट्टा होता है, पापा थोड़े गोरे थे लंबे थे तो बच्चा भी थोड़ा गोरा और लंबा होता है। तो जो पैतृक लक्षण होता है वो कहाँ होता है, तो वो केंद्रक में बेचारा सिमटा हुआ रहता है, पूरे कोशिका में से फैला हुआ नहीं रहता है कि चलो भैया कोई ऊपर से सिरिंज से खींच ले मेरा पैतृक लक्षण, नहीं, वो केंद्रक में होता है। बोले सर केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के आंतरिक भाग में, बहुत मजा आएगा केंद्रक तक में, तो ठीक है। तो इन्होंने स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया, अब देखिए बर्गर खा के पापा मम्मी के बारे में बता रहा था, इसे याद रखिएगा, बर्गर खा के पापा मम्मी के बारे में बता रहा था, 84 को बर्गर खा गया था। स्ट्रासबर्गर साहब ने 1884 ईस्वी में ये बताया था कि केंद्रक में पैतृक लक्षण पाया जाता है, मतलब हमारा जो पैतृक लक्षण होता है वो केंद्रक में पैक रहता है। उसके बाद ईस्वी आता है हमारा 1931, फाइनली सबसे लंबा टाइम, देखिए 84 के बाद 31, वो 200 साल का तो बात छोड़ दो, यहाँ पे आता है 1931 ईस्वी में। ई रस्का और एम नॉल ये दो वैज्ञानिक थे। एम नॉल पूरा नाम जो भी है और ई रस्का शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, तो आप नॉल और ई रस्का को याद रखिएगा। 1931 ईस्वी में ये दोनों यंग वैज्ञानिक थे, बहुत ही युवा थे, शायद 18-19 साल की उम्र में ही इन्होंने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल किया था। और आगे बढ़ाते ना इनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और इन्होंने फाइनली इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर, सबसे युवा वैज्ञानिक उस समय का माना जाता था इन दोनों को, इन दोनों ने मिलकर एक भयंकर सा खोज किया जिन्होंने अभी तक में जो हम नहीं पढ़ रहे थे उसको पढ़ना हम शुरू करेंगे इन दोनों महान वैज्ञानिक की वजह से। इन दोनों बेचारे ने क्या किया, इन दोनों ने क्या कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया कि लीजिए भैया अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप खोजिए, कोशिका तो छोड़िए, कोशिका तो इतना बड़ा अंडा ऐसा दिखेगा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है वो भी देख लीजिए। मतलब हद हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जैसे ही आया सारे वैज्ञानिक टूट पड़े कोशिका, मेरे देखो कोशिका में क्या है। लेकिन उस समय इनको भी सोचना चाहिए भैया हम बनाए तो हम ही खोज लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये बना लिए, इनको भी मिल गया भाई ऑस्कर, चलो हम भी बगल हो जाते हैं कि हमको भी बहुत बड़ा प्राइज मिल गया तो हम भी बगलियाए जाते हैं। तो एम नॉल इरस्का साहब ने 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था, जो उस समय का सबसे क्रांतिकारी काम माना गया था। तो ये था डिस्कवरी ऑफ सेल। एक बार हम वन शॉट रिवीजन करते देखिए। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। 1674 ईस्वी में कोशिका के खोज के साथ रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप का खोज किया था। 1674 ईस्वी यानी 9 साल के बाद लियोन हॉक साहब आए जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किया और जीवाणु प्रोटोजोआ को पहली बार उन्होंने लाइव देखा था। मतलब जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज भी किन्होंने किया, लियोन हॉक साहब ने। 1831 ईस्वी का बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन साहब आए, उन्होंने बोला केंद्रक के अंदर कुछ गाढ़ा सा चीज होता है भाई, कुछ तो है वो, पता करो दया। वो था केंद्रक, बताया हमें रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। उसके बाद 1838-39 का बात किया जाए तो स्लाइडन स्वान साहब ने बताया कि हम बने हैं जंतु कोशिका से, पेड़ पौधा है पादप कोशिका से, मतलब जंतु का निर्माण जंतु कोशिकाओं से और पादप शरीर का निर्माण पादप कोशिकाओं से होता है। मतलब कोशिका का जो सिद्धांत था वो स्लाइडन स्वान साहब ने दिया था, खास करके स्लाइडन का जिक्र होता है तो आप भी उसी का जिक्र और फिक्र करिए। 1839 ईस्वी में एक और क्रांतिकारी काम हुआ था, पुरकिंजे साहब ने किया था, जिन्होंने बोला कि देखिए ऊपर से बोले तो ये क्या है, कोशिका, कोशिका के बीच में केंद्रक, और जानते हैं
केंद्रक के बाद मतलब कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल होगा सारे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। कोई भारी चीज़ तो नहीं बता दिया इन्होंने। 1855 का बात किया जाए, विरचो चचा ये बड़ा क्रांतिकारी काम बताया कि कोशिका का डीएनए कराना पड़ता है, बच्चा अपने आप हो जाता है। मतलब कोशिका का निर्माण जो होता है वो अपने आप हो जाता है पहले से मौजूद कोशिका से। तो यहाँ तक हुआ। इसके बाद आया स्ट्रासबर्गर साहब का बारी 1884 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि पैतृक लक्षण केंद्रक में पैक होता है। एमनॉल और इरस्का साहब ने हमारा तो काम ही आसान कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया, जिसके वजह से हम लाखों 2.5 लाख गुना तक किसी भी ऑब्जेक्ट को करके देख सकते थे, जिसके वजह से आज हम इससे कितने सारे पार्ट्स होते हैं केंद्रक के अंदर, कितने सारे ऑर्गन होते हैं, कितने सारे अंग होते हैं जिसे अंगक कहते हैं, अभी पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे मिटा लूं। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तक क्या है, अंगक क्या है और तंत्र क्या है। यानी अंग, उत्तक, तंत्र मतलब छोटा सा चीज है। एक्चुअल में ये उत्तक तो अगला हमारा, उत्तक भी बोला जाता है। उत्तक हमारा पहला, मैंने टिश्यू हमारा पहला चैप्टर नहीं बल्कि दूसरा चैप्टर है। इसमें तो पूरा टिश्यू के ही बारे में पढ़ना है। टिश्यू का चर्चा करते करते टिश्यू पे चले जाना है। अगला है 2 नंबर में अंग क्या होता है, तो भाई उसको पढ़ लेते हैं। तंत्र क्या होता है, छोटा सा काम है, देख लीजिए। आपके घर में शादी ब्याह होता है जी, मुझे होता तो होबे ना करेगा। तो शादी में देखिएगा छोटका बचवा का ना एक अलग ग्रुप रहता है। उसका क्या काम होता है, भोज में ना पानी देना। कह रहे भैया देखिए कोई पानी लीजिएगा, नहीं तो राम रस देता है ना, नमक बांटता है वो छोटा वाला बच्चा। थोड़ा सा उससे जो बड़ा होता है उसका काम होता है अच्छा वाला काम, कि घर में देखिए कौन गेस्ट आए हैं उनका फ़ोन चोरी करना है। मतलब ऐसा नहीं होता है, कुछ गद्दे बच्चे होते हैं वैसे, हटो। तो क्या होता है, थोड़ा सा उससे जो बड़ा होता है उसका काम होता है कि नहीं भैया सब्जी वब्जी देना है भोज में। उससे जो बड़ा होता है उनका काम होता है डिसीजन लेना या सामान मार्केट से लाना। और जो उससे भी बड़ा होता है गार्जियन, मतलब बड़े जो होते हैं गार्जियन, उनका काम होता है कि भैया डिसीजन लेना होता है कि किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है। तो ऐसे करके ना अलग अलग ग्रुप होता है, उन लोगों का अलग अलग काम होता है। उसी तरह से ना सेल का कैसे सेल पैदा हुआ है, ठीक है ना, मतलब संरचना कैसे हुआ है। और यदि समान संरचना मतलब एक ही जगह से पैदा हुआ होगा और एक के सन सबका मुंह कान होगा ना, मतलब एक के सन आकार होगा, एक के सन काम करेगा। तो इसके जैसे इसका आप बात कर लेते हैं। एक देखिए एक सेल था गोल गोल, एक सेल है लंबा लंबा। हो सकता है इसका काम है लंबाई बढ़ाना, इसका काम है मोटाई बढ़ाना। तो क्या कहेंगे, एक ऐसा संरचना मतलब एक ऐसा बनावट और एक ऐसा कार्य करने वाला कोशिकाओं का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग टिश्यू कहेंगे, यानी उत्तक कहेंगे, जो अगले चैप्टर में बड़े ढंग से पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा। हम मोटे क्यों होते हैं, मोटे आदमी को ठंडा क्यों नहीं लगता है, पेड़ पौधा कैसे बढ़ने लगता है, पेड़ पौधा को पानी पहुंचाने वाला एजेंट कौन होता है, जो बोलता है भैया प्यास लगा है देखो जड़ से खींच के लाते हैं मुंह में पिलाते हैं, कैसे खाना बनाता है पेड़ पौधा। तो उन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो इस चैप्टर में देखिए क्या बोले, समान संरचना मतलब जहां से पैदा हुआ है गोल गोल है स्लो, एक संरचना का एक ग्रुप होगा, एक केसन काम करेगा, तो उस ग्रुप का नाम बोलेंगे क्या है, उत्तक। यानी कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा विशेष होना चाहिए, समूह का रंग रूप भी एक ऐसा होना चाहिए और काम भी एक ऐसा होना चाहिए। चलिए अंग किसको बोलेंगे। अब बहुत सारे उत्तक मिलके किसी काम को कंप्लीट करेंगे तो उसको बोलेंगे देखिए भैया ये अंग बन गया। जैसे किसका बात किया जाए, देखिए हमारे शरीर में कोशिका है, कोशिका मिलके ग्रुप बना के उत्तक बना लिया। अब उत्तक एक ग्रुप बना के जीव है ना, एक अंग टंग, इसका बना दिया है, निर्माण किया। अब इसका काम क्या है, स्वाद को कैच करना या खाना को पलटना, खाना को अंदर ढकेलना। तो अब देखिए ये जीव क्या है, मेरा अंग हो गया। तो उत्तक का समूह क्या होगा, अंग हो जाएगा। अगला है तंत्र, किसको कहेंगे, सिस्टम। तो देखिए अंगों का जो सिस्टमेटिक एकदम समूह होगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे मुंह में जीभ है, ऐसे मुंह है, नीचे में ये ग्रास नली है, अमाशय अग्नाशय, ऐसे करके एक पाचन तंत्र बन के तैयार होता है ना। सांस लेने में नाक से सांस लिए, फेफड़ा में गया, डायफ्राम ने उठाया, फिर नीचे गया, सांस सभी कोशिकाओं के पास पहुंचा, ऑक्सीजन फिर से वापसी आया, मतलब बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो सांस लेने के लिए एक अलग तंत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। उसी तरह उत्सर्जन अलग तंत्र होता है, जनन अलग तंत्र होता है। तो क्या कहेंगे, ये अंगों का ऐसा समूह जो एक ही ऐसा काम करता हो, कभी कभी नहीं भी करता हो, चाहे उत्पत्ति समान हो या नहीं हो, उसके समूह को क्या कह देंगे, तंत्र कहेंगे, जो हम लोग 10वां में पढ़ेंगे। इसको हम लोग इसी क्लास में पढ़ेंगे, इसको तो अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। चलिए तो इससे आगे हम लोग शुरू करते हैं। डेफिनेशन का यदि लिखना है तो क्या सोच लो यार, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो समान संरचना का हो और समान कार्य करता हो, उत्तक कहेंगे। उत्तकों का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करता है, अंग कहते हैं। अब अंगों का समूह जो एक पूरे कार्य को संपन्न करता है उसको तंत्र कहेंगे। जैसे भोजन को पचाने का पूरा काम पाचन तंत्र का है। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिकाओं का अध्ययन, यानी संरचना के आधार पे देखना है कोशिका किन किन चीज़ों से बना हुआ है, कैसे कैसे बना हुआ है, संरचना मतलब किस प्रकार से बना हुआ है। उससे पहले हमें देखना है कि कोशिकांग क्या है, यानी ऑर्गेनल्स क्या है। तो देखिए जैसे हमारे शरीर में ना ये हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ये नाक है, ये कान है, बाकी का नाम जान ही रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं। उसी तरह से जो पार्ट्स ऑफ सेल होगा ना, सेल के अंदर नाक कान तो होगा नहीं, तो सेल के अंदर भी बहुत सारे एजेंट होते हैं, उन एजेंट को हम लोग बोलेंगे कोशिकांग। मतलब कोशिका जिन छोटे या बड़े चीज़ों से मिलके बना है, बड़ा का तो बातें छोड़ दो, बताए थे ना रसगुल्ला वाला सिस्टम, 1/10 ना क्या गो 6 गो, तो वो वाला बात है। तो बड़ा का तो बातें नहीं करना, लेकिन तब पर भी कोशिका के अंदर जितने भी चीज पाए जाते हैं जिनसे मिलके कोशिका बना हुआ है उनको कोशिकांग कहेंगे। ठीक है, मतलब कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले सभी अंग को जिनसे कोशिका का निर्माण हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, कोशिकांग कहेंगे। तो लिख देते हैं, ठीक है। तो कोशिका का निर्माण जिन छोटे छोटे घटकों से हुआ है, जिन छोटे छोटे अंगों से हुआ है उनको क्या कहेंगे, कोशिकांग, या कोशिका के घटक को कोशिकांग ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग संरचना के आधार मतलब कैसे कोशिका बना हुआ है उसके आधार पर पढ़ते हैं। तो देखिए पढ़ाने का मेरा जो तरीका अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले कोशिका के ऊपर देखेंगे, फिर क्या है, फिर देखेंगे कोशिका के बीच में क्या है, फिर देखेंगे एंड में क्या है। मतलब पहले बाह्य संरचना देखेंगे, फिर मध्य संरचना और फिर आंतरिक संरचना, यानी बोला जाए तो आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आउटर पार्ट को पढ़ते हैं, यानी बाह्य संरचना को पढ़ते हैं। तो बाह्य संरचना में हम लोग देखेंगे 2 चीज को। बोलेगा 2 चीज का है, ऊपर में 2 चीज होता है। देखिए ऊपर में होता है एक ही चीज, लेकिन हम लोगों को देखना है पादप और जंतु दोनों कम से कम। देखिए अब हम लोग तो पादप के साथ ही ना रहते हैं, तो उसका भी देख लेते हैं अब, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हम लोग किसको कहेंगे, कोशिका झिल्ली हम लोग किसको कहेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो जाता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, मुझे ना चौक से लिखने का आदत है नहीं, मार्कर से लिखता हूँ। आप लोगों के लिए ना खास करके ग्रीन बोर्ड लिया हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में ना कहीं यहीं चमक रहा था, यहीं चमक रहा था, लाइट को ना, इसके पीछे व्हाइट है, वैसे आप कहोगे तो मैं व्हाइट कर दूंगा बोर्ड को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली किसको कहेंगे, सर भाई भैया बोला करता था चुप रहो नहीं तो कोशिका झिल्ली खिला के मार देंगे तुमको, ऐसा होता था आपके साथ। अरे हम बच्चे थे ना, पता है क्या होता था, बगल वाले भैया पढ़ के आते थे ना, बोलता था देखो अपने में दोस्त में कहता अरे इधर आओ तुमको पकड़ के, अभी तुमको ना हम कोशिका झिल्ली खिला देंगे। हमको लगता था कोशिका झिल्ली जहर वहर होता हुआ खिला देंगे, मरिए जाएंगे। खूब डराता था पकड़ के, रे तुमको भी कोशिका झिल्ली खिला देंगे। 37 मेरा बात मानेगा। अब बताइए सोचने वाला बात है, हमको कोशिका झिल्ली खिला देगा। हम भी परेशान थे बचपने से, कोशिका झिल्ली क्या था। जब 9th में आए तो हमको पता चला कि भैया कोशिका झिल्ली तो हमारी चीज तो आपको खिला क्या देगा पहले से में। तो देखिए कोशिका झिल्ली है क्या। सपोज करिए कि कोशिका एक ऐसा बड़ा सा बॉल है जिसके बीच में पानी भरा हुआ है, पानी में थोड़े से चॉकलेट्स हैं, थोड़े से सरसों के दाने हैं, थोड़े से और भी कुछ से पत्थर है, ईंट है। मतलब उस वाटर बबल के अंदर गुब्बारे के, पानी के गुब्बारे के अंदर पानी है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स भी हैं। तो अब देखिए ये सपोज करिए हमारा कोशिका है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे बेचारा केंद्रक होगा। तो कोशिका के सबसे बाहर में जो ये लेयर है, यानी गुब्बारा का सबसे बाहर वाला जिसको पट से मारते हैं फूट जाता है, वो छिलका जिसको कहते हैं आप लोग, गुब्बारा का वो छिलका जो होता है उसी को हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। यानी कोशिका के ऊपर पाए जाने वाला सबसे बाह्य परत है ना, सबसे बाह्य परत, उसको क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली कहेंगे। बोलेगा कोशिका झिल्ली में इतने बात बोलना है, तो इतने बात नहीं बोलना है। देखिए कोशिका झिल्ली ना बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। आप लोग पुराना वाला राइस जूस देखे हैं जी, जिसको माड़ कहते हैं आप लोग, भात से ऐसे करके पुराने जमाने में जब प्रेशर कुकर नहीं हुआ करता था तो डेगची में चावल डाल के पानी डाल के इंतजार करते थे, देखो भाई सीझा, अरे मम्मी दो ना खाना भूख लग गया, अरे सीझा नहीं सीझा नहीं, उसके आधे से करके उसको पानी निकालते थे। उसको हम लोग अभी क्या कहते हैं, अभी बाप रे इसका गजब सा नाम दे दिए। क्या पी रहा है बाबा, राइस जूस पी रहे हैं, 100 रुपये गिलास दे रहा है, पता है माँ पी रहा होता है, ठीक है ना। तो उस राइस जूस के ऊपर देखिए कुछ देर छोड़ देने के बाद ना एक छाली बन जाता है ना, परत बन जाता है। कितना मुलायम होता होगा, लचीला, सेम टू सेम वैसा ही होता है कोशिका झिल्ली। मतलब कि कोशिका झिल्ली बहुत ज्यादा मुलायम होता है, ठीक है, मुलायम होता है। दिखाई दे रहा है, हाँ शायद दिख रहा है। कोशिका झिल्ली बहुत ज्यादा मुलायम होता है। दूसरा बात ये लचीला होता है। अब सोच लो ना, माड़ का छाली कैसा होगा, वो बहुत ज्यादा
लचीला होता है। ठीक है, तो पहला बात क्या बोले, मुलायम होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। फिर दूसरा बहुत ज़्यादा लचीला होता है। अब तीसरा बात क्या है, तो बना किस चीज़ का होगा ये जी, इतना मुलायम बोल रहे हैं लचीला, तो याद रखिए ज़्यादातर मुलायम चीज़ जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बनता है, इंग्लिश पे चलेगा जी। प्रोटीन से बना हुआ होता है हमारा कोशिका झिल्ली, साथ ही साथ प्रोटीन से बना हुआ रहेगा तो वो तो चिपक जाता है ना। तो हम लोग से यदि सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ रहता है ना, पता कैसे दिखते हैं हम लोग, आप लोग कार्टून नहीं देखते हैं, ऐसे हम नॉर्मल बात बताते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, कार्टून तो आप लोग नहीं, चलिए तो आप लोग देखिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो कि एक ना आप आटा लिए, उसको गूंथ के उसका लोई बना लिए, उससे एक आदमी बनाए हो, कुछ देर के बाद क्या होगा, पिघल के नीचे आ जाएगा। क्यों, एक दूसरे में चिपक जाता है सब। तो प्रोटीन रहेगा तो सिर्फ चिपक जाएगा। अरे कोरोना वायरस देखे थे ना, क्यों बोलता था साबुन से हाथ धोइए, ससुरा साबुन से हाथ धोने पे भागेगा कि पैसा लेके आया था, पैसा लेके जाएगा, बिना साबुन के नहीं जाएंगे, सैनिटाइजर दीजिए तब मनेंगे। जानते हैं क्यों, प्रोटीन ना बहुत चिपचिपा होता है कि चिपक जाता है। तो जैसे आप देखिए तेल लग जाता है आपके हाथ में, तो हाथ आसानी से छूटता है क्या, नहीं छूटता है। क्यों, अब देखिए सेम टू सेम जैसे तेल का लेयर होता है ना, तेल आके चिपक जाता है, आप साबुन से देखिए तुरंत तेल हट जाता है, उसी तरह से ना ये प्रोटीन भी क्या होता है, आपस में चिपक जाता है। लेकिन उसको बचाने के लिए इसके साथ मिलाया जाता है, मतलब भगवान मिला के भेजे हैं, वो होता है लिपिड। तो आपको यदि कोई पूछे कोशिका झिल्ली किन चीजों से मिलकर बना है, तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना है। होता कैसा है, मुलायम और लचीला होता है। यदि डेफिनेशन का बात किया जाए, देखिए कितना प्यारा सा डेफिनेशन होगा, कोशिका के सबसे बाह्य पाए जाने वाला ऐसा संरचना, क्या बोले, कोशिका के बाह्य परत पे पाया जाने वाला ऐसा संरचना जो मुलायम हो, लचीला हो एवं प्रोटीन तथा लिपिड से मिलकर बना हो, कोशिका झिल्ली बोल देंगे। बोलो जय हो, है ना। तो अब देखिए, जय बोल रहे थे क्या, कोई बात नहीं, कोशिका झिल्ली क्या हमने बना दिया कि भाई प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। इसका काम तो बताइए सर जी, क्या काम होगा। तो आई थिंक बोर्ड को मिटा लेना चाहिए, बोर्ड को नहीं, मतलब बोर्ड पे जो लिखा हुआ बात है। तो जरा सा तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका का काम क्या होता है। तो सबसे पहली बात देखिए, आप देखें आईएएस का इंटरव्यू कभी, मोबाइल पे देखे ना होंगे, असली में समझ रहे हैं आप, बच्चे हैं भी नहीं, मतलब जो जनरल कंपटीशन के तैयारी कर रहे हैं उसको सॉरी, हो सकता है आप मेरे से भी एजेड हो। तो क्या है कि यदि आईएएस के इंटरव्यू में जाइएगा तो देखिएगा वो ना एकदम क्रीम छांट के लेता, भैया तुम ही आओ, तुम्हारे में कूट कूट के प्रतिभा भरा हुआ है, पूछेगा कि बताओ ऐसा क्या है जो रोज़ हम खाते हैं लेकिन साल में एक बार खाते हैं। गजबे सवाल होता है, तो आप सोचिएगा, बताइएगा। तो ऐसा क्या होता है, तो उस समय क्या होता है कि आईएएस के वक्त ना अच्छा लोगों का सिलेक्शन होता है। ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये उसी चेयरमैन की तरह, आईएएस की तरह सिलेक्शन करने के लिए बैठा हुआ है। किसका सिलेक्शन करता होगा सर, खाना पानी का। देखिए हम एक नॉर्मल एक कोशिका का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्मल कोशिका है, अभी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, मैं इसमें डालते ही चला जाऊंगा। ठीक है, फाइनली कोशिका का डायग्राम कैसे बनाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का, उसका एक्स्ट्रा वीडियो डाल दूंगा, इसमें भी दूंगा, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कोशिका झिल्ली है। बोलिए इसका काम क्या बताया, बताए नहीं। ये क्या करता है बेचारा, आईएएस का सिलेक्शन करने के लिए बैठा हुआ है। यहां से ना कौन सा पार्टिकल अंदर आना है, किस पार्टिकल को बाहर जाना है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली का क्या काम है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, यही डिसाइड करेगा। बोलो ना जी, माड़ का वो छाली है, मतलब वो राइस जूस का जो एक ऊपर लेयर बन जाएगा, उस लेयर से कौन आएगा कौन जाएगा, उसका डिसीजन ये कोशिका झिल्ली लेगा। ठीक है, मतलब कि यदि यहाँ पे कोई वायरस वगैरह आ गया कि भैया हमको भी घुसने दीजिए, हम भी देखिए बड़े चाव से सोच के आए, कुछ खाएंगे पिएंगे, ये बोलेगा नहीं नहीं भैया तुमको यहाँ पे एंट्री नहीं है। अब ये मजबूत होता है तो घुस जाता है, उसको मारने के लिए अंदर में लाठी लेकर बैठा हुआ लाइसोसोम, चलिए उस पर किस्सा करेंगे ना, क्या तगड़ा एजेंट है भगवान जी। हमको सबसे अच्छा ना इन सब में लाइसोसोम का काम लगता है, तो सिपाही होता वैसा होना चाहिए सिपाही, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। तो कोशिका झिल्ली का क्या काम है, कौन अंदर नहीं आएगा कौन अंदर आएगा उसका डिसीजन लेना। मतलब ये सबको अंदर आने जाने नहीं देता, जाने देना मतलब देखिए जिस चीज से कोई चीज चला जाता है उसको पारगम्य कहते हैं। जैसे हम क्या बोलेंगे, पानी में से पत्थर डालेंगे पानी के नीचे चला जाएगा, तो ये क्या है, पानी पारगम्य माध्यम है। तो जिससे पूरा चला जाता है पारगम्य बोला जाएगा, जिससे आधा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, अर्ध पारगम्य। तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये अर्ध पारगम्य होता है, मतलब सबको नहीं आने जाने देता, इसीलिए इसको अर्ध पारगम्य, यानी आप लोग इसको इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम कहते हैं।
जिसका यूज नमक वमक बनाने में खास करके बहुत ज़्यादा किया जाता है। आप लोग रिवर्स ऑस्मोसिस जब पढ़िएगा 12th में जाके तो एसपीएम का यूज आपको दिखेगा, इस चैप्टर में भी देखेंगे। चलिए, तो अर्धपारगम्य झिल्ली कौन है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य क्यों है? क्योंकि वो सबको आने जाने नहीं देता है। अब बोले केंद्रक भैया हम ही घूम के आते हैं, कोशिका झिल्ली बोले अरे कहाँ जाता है, तुम चल जाएगा, हमको संभालेगा कौन? केंद्रक ना गार्जियन है इस घर का, ठीक है, इस घर का गार्जियन केंद्रक, आगे चल के पढ़ेंगे उसको भी। चलिए, तो कोशिका झिल्ली का क्या काम है कि भैया किसको आना है किसको नहीं आना, इस पर कंट्रोल करना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्धपारगम्य। और चयन करके, है ना, बोले थे ना सिलेक्शन करके भेजता है, अर्धपारगम्य है और चयन करने वाले को हम बोलेंगे चयनात्मक। तो कोशिका झिल्ली कैसा है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है और चयनात्मक है। तो अब देखिए फाइनली कोशिका झिल्ली खत्म। अब थोड़ा सा काम देखना वो अलग बात है। देखिए किसको बोलेंगे? कोशिका के बाह्य पाए जाने वाली ऐसी संरचना जो लचीली हो, मुलायम हो, कोशिका की बाह्य परत है जो प्रोटीन एवं लिपिड के बने हुए होते हैं, अर्धपारगम्य एवं चयनात्मक है, उसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। हार्ड था क्या? मजा तो आया है ना। बना किसका होता है? तो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, जनरल कंपटीशन एग्जाम में या आपके 9th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अर्धपारगम्य चयनात्मक किसको बोला जाता है? तो कोशिका झिल्ली को बोला जाता है। यहाँ तक में कोनो दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा जगह कोनमा में बच रहा है तो यहाँ हम इसके काम को लिख लेते हैं एडजस्ट करके, है ना। चलिए, कोशिका झिल्ली का कार्य क्या सब है तो इसको देखिए हम लोग देखते हैं। बहुत आसान सा काम होता है। अब बताइए, इसके बगल में ये कोशिका होगा तो सबसे पहला काम क्या करता है? ये कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा इस पे कंट्रोल करना, है ना। यानी पदार्थों के परिवहन पे नियंत्रण करना। पहला काम क्या है? पदार्थों के, किसका परिवहन? पदार्थ लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा। पदार्थ के परिवहन पर नियंत्रण सबसे पहला, कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, है ना। चलिए, अगला काम क्या होता है? अब बताइए भैया इसको सपोर्ट कौन देगा? इस, या बताइए ये झिल्ली नहीं होगा तो इसका मटेरियल इसमें ना घुस जाएगा जी। अब बताइए पानी के अंदर, गुब्बारा के अंदर वो जो चॉकलेट वगैरह रखे हैं, यदि गुब्बारा को हटा दिया जाए छिलका को तो क्या होगा? पूरा बिखर जाएगा। यानी यांत्रिक सहारा देता है ना जी, मैकेनिकल उसको सपोर्ट देता है। तो दूसरा क्या बोलेंगे कि यांत्रिक सहारा प्रदान करना दूसरा काम है। पहला काम पदार्थों के परिवहन पे कंट्रोल करना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। दूसरा कि भाई सपोर्ट करेगा, देखिए भैया रुकिए रुकिए, यहाँ से हम जाएंगे, हमारा अलग कंपार्टमेंट है, आपका अलग कंपार्टमेंट, सेपरेट करता है कोशिका को, ठीक है, एक दूसरे से। तीसरा काम क्या होता है? तो देखिए कोशिका को सुरक्षा देता है कि भाई आप बाहर से कोई वायरस अटैक करेगा, सबसे पहले रोकता यही ना है जी। तो क्या है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। चलिए, अगला काम क्या है? चौथा, तो सुरक्षा प्रदान जब करेगा तो आप बताइए, पहला तो किया पदार्थों के परिवहन का काम, दूसरा यांत्रिक सहारा दिया। अब बताइए ये जो बाहर का लेयर नहीं होगा तो इसका कोई शेप आएगा क्या? किधरों बह के निकल जाएगा, है ना। तो इसका क्या करता है? एक निश्चित आकार कौन देता है? एक निश्चित आकार प्रदान करता है हमारा कोशिका झिल्ली। तो आप अभी बहुत सारे इसके बाद भी बहुत सारा काम होता है। तो आप कम से कम इतना भी काम यदि याद रख लेना कि पहला परिवहन, पदार्थों का परिवहन पे कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, दूसरा यांत्रिक सहारा प्रदान करना, तीसरा सुरक्षा प्रदान करना और चौथा कि आकार प्रदान करना, ठीक है। ये काम किसका था? तो कोशिका झिल्ली का ये काम है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए, तो अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे इसी का बाह्य पार्ट में ही दूसरा चीज आता है जो हमारे तो सबसे ऊपर में, जंतु कोशिका के सबसे बाहर में कौन सा परत पाया गया? तो कोशिका झिल्ली है। लेकिन ये जो पेड़ पौधा है ना थोड़ा टेढ़ा होता है, उसका थोड़ा सा एक और होता है, उसको देख लेते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य भाग में, यानी कोशिका भित्ति। दूसरा, पहला पेपर है क्या? कोशिका झिल्ली। अब पढ़ते हैं कोशिका भित्ति क्या है। बस ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, है ना। ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो तो कोई बात नहीं, आप इतने देर से पढ़ रहे हैं, मजा तो जरूर आया होगा। देखिए भैया कितना काम होता है इसका कोशिका के अंदर। हम तो सोचते थे ऐसे शरीर बन गया, लेकिन अब देखिए अभी बहुत मजा आने वाला है। अभी तो डायग्राम तो मैंने शुरू भी नहीं किया है, इसके बाद बहुत सारा अच्छा इमेज आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए कोशिका भित्ति किसको बोलेंगे हम। क्या देखें कि ये जो जंतु कोशिका था इसके सबसे बाहर में क्या है? कोशिका झिल्ली है। लेकिन यदि पादप कोशिका यानी जो पेड़ पौधे में जो कोशिका पाया जाता है ना, उसका बात करें ना हम लोग, तो इस कोशिका भित्ति के ऊपर, सॉरी कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और लेयर रहता है, ऐसा सा। अब देखिए ये जो एक एक्स्ट्रा लेयर बन गया, ये वाला है कोशिका भित्ति। सेल वॉल उसको बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। और जानते हैं इसमें ना कुछ जा सकता है, और जब कुछ भी जा सकता है तो इसको पारगम्य बोलेंगे। वो क्या था? वो अर्धपारगम्य था, ये पारगम्य होगा, ये पारगम्य होगा। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन कैसा होगा। सबसे पहले देखिए पादप उसमें बोलते थे कोशिकाओं के सबसे बाह्य उसमें, है ना, या जंतु कोशिका के सबसे बाह्य संरचना में पाया जाने वाला परत, इसमें बोलेंगे
पादप कोशिकाओं के सबसे बाह्य परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्य रूप से सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज समझ रहे हैं, पेड़ पौधे का छाल देखते हैं ना जी, उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो ये हमारे शरीर में ना सेलुलोज का पाचन नहीं होता, ये याद रखें। हम लोग जो है ना सेलुलोज नहीं खा सकते हैं। आप लोग बोला जाता है पालक खाइए, ये खाइए, तो हम लोग सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, ठीक है ना। अब फायदा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक एक्स्ट्रा रूप है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, कोशिका भित्ति क्या होता है, पादप कोशिकाओं के बाहर पाया जाने वाला सबसे बाह्य परत। यह मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है और यह पारगम्य होता है। इसको क्या कहेंगे, कोशिका भित्ति कहेंगे। अब बोलिए इसका काम कुछ होगा क्या, इतने को हुआ। अरे देखो ना, कोशिका झिल्ली बनल होता था प्रोटीन लिपिड का, तो ये सेलुलोज का है। वो अर्ध पारगम्य चयनात्मक होता है, तो ये पारगम्य होता है। उसको कोशिका झिल्ली कहते थे, तो इसको कोशिका भित्ति कहेंगे। वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो ये पादप कोशिका। हालांकि इसके नीचे पादप कोशिका में भी नीचे में, तो यहाँ तो पाया जाएगा ना कोशिका झिल्ली, लेकिन इसके ऊपर मैं चौक बदल लूँ, यदि ये कलर आपको दिख रहा है, तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट हमारा झिल्ली होगा। लेकिन सबसे ये जो बाहर में ये पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलेंगे, ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति को आप लोगों ने समझ लिया क्या, ये पादप कोशिका के सबसे बाह्य पार्ट में पाया जाता है। इसका काम क्या होगा, देखिए कार्य को देख लेते हैं। इसका कार्य, सबसे पहला काम तो भाई इसका भी काम तो यही ना होगा, कोशिका को सुरक्षा देना। हाँ, पहला काम कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना। सुकार होता है, कोई बात नहीं। पहला काम सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा काम क्या होता है, देखिए ये सुरक्षा प्रदान करेगा तो बताइए जिसमें जो घुस जाएगा। पहला तो सुरक्षा कोशिका का कर रहा है, सही बात है। दूसरा इस झिल्ली को भी तो बचा रहा है ना जी, कोशिका झिल्ली को कह के देखिए हमारे हाथ। अब बताइए ये शर्ट किसका क्या कर रहा है, हमारे स्किन को बचा रहा है। हमारा स्किन क्या कर रहा है, हमने बॉडी को बचा रहा है, लेकिन हमने स्किन को कौन बचा रहा है, तो ये शर्ट बचा रहा है। इस तरह पादप कोशिका के ना ऊपर में शर्ट पाया जाता है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ऐसा नहीं लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कोशिका झिल्ली का सुरक्षा करता है। पहला तो कोशिका का सुरक्षा करेगा, दूसरा कोशिका झिल्ली का सुरक्षा करना किसका काम है, तो ये कोशिका भित्ति का काम है। तीसरा काम क्या होगा इसका, तीसरा काम होगा यांत्रिक सहारा देना। वही काम इसका भी होगा, यांत्रिक सहारा देना। चौथा काम क्या होगा, चौथा काम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चौथा काम देखिए सुरक्षा देना, कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देना, यांत्रिक सहारा देना। आप बताइए हमारे शरीर में जो ये शर्ट हमको सूखने से नहीं बचा रहा है जी, ऐसे धूप में रखिए ना 2 दिन में सूख के बतौड़ी बन जाएंगे, तो हमको सूखने से भी तो बचा रहा है। तो यानी कोशिका को सूखने से बचाता है। आप लोग डिटेल से लिख लीजिएगा, बचाता है। तो पहला काम हुआ सुरक्षा कोशिका को देना, दूसरा कोशिका झिल्ली को देना, यांत्रिक सहारा देना, कोशिका को सूखने से बचाना। अब बताइए सेलुलोज क्या है, सेलुलोज निर्जीव पदार्थ होता है। सेलुलोज कैसा होता है, सेलुलोज निर्जीव होता है ना, जो सांस नहीं लेता उसको निर्जीव कहते हैं। सेलुलोज निर्जीव होता है, अब निर्जीव तो कड़ा होगा ही, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जब सेलुलोज का बना है, सेलुलोज निर्जीव है, तो ये कड़ा हो जाता होगा। तो ये क्या कहता है, कोशिका को ना कठोरता प्रदान करता है। चौथा काम, पांचवा काम लिखते हैं, कोशिका को कठोरता प्रदान करता है। तो कौन करता है कोशिका को कठोरता प्रदान, तो ये कोशिका भित्ति करता है। तो दोस्तों मजा आया आप लोगों को कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने में। चलिए यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर करें, जिनको पता नहीं चल। देखिए लॉकडाउन तो फिर से लग गया है ना, बिहार में तो लॉकडाउन है। अभी से सुने कि 5 तारीख से 12 तारीख तक लॉकडाउन हो सकता है, फिर से बढ़ा है। ऐसे करके पिछली बार बढ़ रहा था, याद है ना। मतलब टाइम टेबल आया नहीं, लॉकडाउन आ गया, कोरोना बाबा रिटर्न है ना। पहले कोरोना था, कोरोना बाबा रिटर्न है। तो अब देखिए है ना कि डरने की बात नहीं है, वैक्सीन है। ये आपके क्लास पे इफेक्ट पड़ा है, तो आप अपने दोस्तों को जरूर बोलें कि आप भाई ऑनलाइन भी तो कर लो कम से कम, हो सकता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ जाए। तो मैं इसीलिए क्लास लेक्चर दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसमें कोई फीस नहीं है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अपने दोस्त को जरूर बताएं, ये लास्ट काम था आपके लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।